नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, अक्षित खाद्य संग्रह से भोजन उत्पाद तक। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसने खिड़की वाली सीट मिली। बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी उसने देखा, पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छोड़ते चले जा रहे थे। चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल और यात्रा शुरू की। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा, जब लोग आसपास जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो वे यात्रा कैसे करते थे? यात्रा नहीं करते थे। क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? ऐसा नहीं है। आरंभिक मानव आखिर वह इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। लोग एक दूसरे से दूसरी जगह क्यों जाते थे? पहला कारण, एक ही जगह पर ज़्यादा दिन रहने पर आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। दूसरा कारण, जानवर अपने शिकार के लिए, फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। इसलिए जानवरों का शिकार करने के लिए लोग एक दूसरे जगह जाया करते थे। तीसरा कारण, पेड़ और पौधे, फूल, फल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उसकी तलाश में इधर उधर जाया करते थे। चौथा कारण, बिना पानी के पेड़ पौधे जीवित रहना असंभव है और पानी झील, नदियों में ही मिलता है। उसी के तलाश में लोग इधर से उधर जाया करते थे। इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ा होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्व को ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों, औजार बनाए होंगे। पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां, मांस काटने, पेड़ की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। हड्डियां, लकड़ियां, मुट्ठे लगा कर भाले, बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार लकड़ियां काटी जाती थी। ईंधन के साथ चौपड़ियां और औजार बनाने में भी किया जाता था। पत्थर के औजार, बाएं, खाने योग्य जड़ को खोदने के लिए, दाएं, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2, लाल त्रिकोण वाले स्थान वह पूरा स्थल है जहां पर आखेट खाद्य संग्रहकों ने होने का प्रमाण मिला है। इसके अलावा कई स्थान आखेट खाद्य संग्राहक थे। मानचित्र में सिर्फ गिने चुने चिन्हित किए गए हैं। मानचित्र 2, कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कृपया इसका PDF NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करें किताब का। उस पर आपको स्पष्ट दिखेगा। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग एक ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पत्थर मिल सके आसानी से। भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं, कंदराएं मिली। लोग इस गुफाओं के लिए
में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ बारिश, धूप, हवा मिलती थी। यह गुफाएं नर्मदा नदी के पास है। क्या तुम बता सकते हो रहने के लिए लोग यहाँ जगह क्यों चुनी होगी? शैल चित्रकला, इसमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले। इनमें से कुछ उदाहरण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र और जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। पुरास्थल, पुरास्थल वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुएं अवशेष मिलती हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने काम के लिए किया था, बाद में उन्हें छोड़कर चले गए। जमीन के ऊपर, अंदर, कभी समुद्र, नदी तल पर पाए जाते हैं। पुरास्थल के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज, कुरनूल गुफा, पृष्ठ 12, मानचित्र 2 देखें। अवशेष मिले हैं, इसका मतलब आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। इस्तेमाल कई कार्यों में किया जाता है, प्रकाश के लिए, मांस भूनने, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। हम आज आग का उपयोग किस लिए करते हैं? नाम और तिथि, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उसे पुरातात्विक बड़े बड़े नाम दिया है। आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहते हैं। या दो शब्दों पुरा प्राचीन पाषाण या पत्थर या पुरा पाषाण के नाम से पत्थरों औजारों को महत्वपूर्ण है बताया गया है महत्व बताया गया है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले, 12,000 साल पहले के दौर माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य, उत्तर, पुरा पाषाण काल। मानव इतिहास में लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मिसोलियस यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे माइक्रोकोलोस यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों, लकड़ियों की मुठ्ठे, हाशिया, आरी जैसे औजार मिले हैं। साथ साथ पुरा पाषाण युग औजार इस स्थान पर बनाए जाते रहे हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इस नवपाषाण युग का कहा जाता है। नवपाषाण युग का मतलब क्या होता है? बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी, परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र घास वाले मैदान बसने लगे। इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग जानवरों का शिकार किया करते थे वो इनके पीछे आए, खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तभी लोगों जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने लगे हों। भोज जो महत्वपूर्ण का भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, मछलियाँ जैसे। खेती और पशुपालन की शुरुआत, इसी दौरान उपमहाद्वीप में विभिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिला पुरुष बच्चों इसी अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया। इसी तरह लोग अपने घरों के आसपास चारा खाकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया, कुत्ता पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को नजदीक आने में उत्साहित करने लगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को पालतू क्यों बनाया गया? घरेलूकरण की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने और घरेलू प्रक्रिया का नाम दिया।
अपनाए गए पौधों तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह से यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों अथवा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पहले जानवर कृषक के लिए अपनाए गए जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत सींग छोटे होते हैं। इन आदतों को देखो इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है, कौन सा पालतू सुअर का है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चली या करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषक के अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। अनाज का उपयोग बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे को बीज बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, महीने फिर साल भी लगते हैं। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने तक शामिल है। कटाई के बाद अनाज का उपयोग संभाल कर रखना होता है। आज अनाज को भोजन, बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना होता है, इसलिए भंडारण के लिए बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाके में मिट्टी के बर्तन बनाए गए, बड़े बड़े टोकरियां बनी गई, जमीन में गड्ढा खोदा गया। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उसका प्रयोग करते होंगे? इसका जवाब कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध प्राप्त होता है जो भोजन का अच्छा स्रोत है। जानवरों से मांस भी प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में पशु पालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए किया जाता है? आओ प्रारंभिक कृषि और पशुपालन के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखे? पता है इसमें प्रत्येक बिंदु जगह को दर्शाता है। यहाँ पुरातत्वविदों की शुरुआत कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिलते हैं। यह पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इनमें से महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में कृषक और पशुपालक बस्तियां थीं या नहीं, इन्हें जांचने में वैज्ञानिक खोदाई मिले और पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से कुछ रोचक जले और अनाज दोनों के अवशेष में हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही हैं। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियां की भी पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ स्थल पर झोपड़ियों घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम, वर्तमान कश्मीर, लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पुरातत्व झोपड़ियों को अंदर बाहर होने दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार अंदर बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों के पत्थर के औजार मिले हैं। इसमें से कई ऐसे जो पूर्वपाषाण उपकरण से भिन्न हैं।
इसलिए नवपाषाण युग माना जाता है। इसमें औजार भी हैं। इसके धार और अधिक पैना के लिए उन्हें पालिश चढ़ाई गई है। उखली मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों के अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता है। आज हजारों साल भी उखली मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए ही किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तनी युग और औजार का निर्माण प्रत्येक लगातार होने रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पूरा स्थल से कई प्रकार से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कई इन पर अलंकरण भी किया गया है। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने में किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग चावल, गेहूं, दाल, अनाज जैसे आहार महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। क्या परिवर्तन हर जगह साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर पुरुष स्त्री ने भोजन संग्रह करने का काम किया, वही अन्य लोगों ने हजारों साल तक धीरे धीरे खेती पशुपालक को अपनाया। क्या तुम कल्पना कर सकती हो इस पात्र में क्या रखा होगा? सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु मानचित्र 2 पृष्ठ 12। मेहरगढ़ यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभव वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उपजाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर के 4 या 4 से ज्यादा कमरे हैं। इसमें से कुछ संभवतः भंडारण में काम आते हैं। मेहरगढ़ में घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? मृत्यु की वह समानता मृतक सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते थे। कब्रों के मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखते थे। मेहरगढ़ ऐसी कब्रें मिली हैं जिनके मृतकों के साथ बकरी दफनाया गया है। संभवतः परलोक में मृत्यु के खाने के लिए रखा गया होगा। क्या तुम बकरी की कंकाल को पहचान सकते हो? उपयोगी शब्द। पूरा स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र। कल्पना करो तुम आज 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 13 देखो। तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। क्या तुम बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर रंग भरोगे? तुम्हारे मामा कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे? आओ याद करें, इन वाक्यों को पूरा करें। खेती करने वाले लोगों में एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? पुरातत्वविदों ऐसा क्यों मानते थे कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकार करते थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? महत्वपूर्ण तिथियां। मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000। बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती 8,000 साल पहले। आओ चर्चा करें, आखिर खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते हैं? उनकी यात्रा, आज की यात्रा, हमारी यात्रा के कारणों में क्या अंतर, समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं? आखिर खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते हैं? क्या तुम आज आग का उपयोग इसमें से किसी चीज के लिए करोगे?
कृषकों पशुपालकों के जीवन आखिर खाद्य संग्रह के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ। आओ करके देखें। तुम जिन अनाज को खाते हो उसकी एक सूची बनाओ। इस अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो? अगर हाँ, एक तालिका बनाकर उनकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाओ। अगर नहीं, तो एक तालिका बनाकर दिखाओ कि ये अनाज किसान से लेकर तुम्हारे पास कैसे पहुँचे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आने वाली आपको मिल सके सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।